राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है, पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखें, उसी के बाद आप क्लास नंबर 3 देखें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो आपके चैप्टर के अंदर टोटल 7 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, जिनमें से 2 एलिमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 3rd वाले एलिमेंट की, जो वेदर एंड क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। 3rd एलिमेंट का नाम है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। और इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे तो एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आपके खोपड़ी में फिट बैठेगा। बट तब होगा जब आप वीडियो को बिना स्किप किए देखने वाले हो। मैंने पहले भी बोला है, ये चैप्टर आपके आगे कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई जब आप 11th में हो, अभी आप फिर 12th में जाओगे, उसके बाद कोई न कोई एग्जाम आप दोगे। आप अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, उन एग्जाम में आता है। आप किसी वैकेंसी का एग्जाम दे रहे हो, उन एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सीरियस तरीके से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। समझाने की जिम्मेदारी लव सर की है, बस आप देखते रहो। तो बात करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट क्लास नंबर 3। आज का जो हमारा एलिमेंट है उसका नाम है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। सबसे पहले हमारा जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। देखिए, बड़े आसान शब्दों में इसको हम समझेंगे। यूजुअली वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। बड़ा सिंपल है, आसान सा है। देखो, मैंने यहां पर आपको क्या बोला है, इसको एक हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। मैंने जस्ट आपको ये बोला है कि यह आपका कोई अर्थ है, ठीक है। और इस अर्थ पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, ये जो अर्थ है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, छोटे 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 वाटर के वेपर हैं, ठीक है। क्या है, वाटर के वेपर है। आपने देखा होगा, एनवायरमेंट में होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं। इन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूं, इन्हीं को बोल रहा हूं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। क्लियर हुआ? सिंपल है। आगे देखो, इट मेन सोर्स द एटमॉस्फेयर इज मॉइस्चर ऑब्टेन फ्रॉम सोइल सरफेस, वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियन, रिवर्स, लेक एक्सेट्रा, बाय इवापोरेशन एंड बाय द ट्रांसपिरेशन ऑफ द प्लांट। बट क्वेश्चन ये आता है, ये हमारा अर्थ है। बड़े ध्यान से देखो बालक, बड़े ध्यान से देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में ये वाटर की बूंदे छोटी छोटी आप देख पा रहे हो, वाटर वेपर आप देख पा रहे हो, इसी को हमने एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बोला। बट ये वाटर की जो बूंदे हैं, ये जो वाटर वेपर हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके है वाटर, ठीक है, वेपर। वाटर वेपर्स ये कहां से आया, अगर इसकी मैं बात करूं तो हमारे अर्थ के ऊपर, भाई देखो कई सारे है ना, मतलब समुद्र हैं आपके, ठीक है, कोई नदियां हो गई है, ठीक है, या कोई प्लांट है, तो प्लांट से भी आपने देखा होगा जलवाष्प होता है। तो ये सारा का सारा जो जल है ये कहाँ जाता है, यहाँ वायुमंडल में जाता है। और यही सबसे बड़ा सोर्स है किसका, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का। मैंने कहा था ना, एक एक वर्ड आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। वापस फिर बता रहा हूं, इट मेन सोर्स है ना, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का मेन सोर्स क्या है, तो मॉइस्चर ऑब्टेन फ्रॉम सोइल, सोइल से जो मॉइस्चर आ रहा है, ठीक है। वाटर बॉडीज है जैसे कि आपके ओशियन हो गए, रिवर हो गई, लेक्स हो गई, ठीक है। इवापोरेशन, बाय इवापोरेशन आपने देखा होगा, इनका जल जो है वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, ठीक है। और यही आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बनाता है। ऐसे प्लांट से भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। तो ये वाटर भी ऊपर जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और यही आपके एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बनाता है। अब अगर यहां पर हम बात करें टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो 2 टाइप की ह्यूमिडिटी आप यहां पे देखते हो। पहली आती है जिसको हम एच एब्सोल्यूट
ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। आगे देखो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का पर्टिकुलर कोई एरिया, कोई रीजन, ठीक है, इसके अंदर, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है बालक, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, उसी को मैं बोल रहा हूं AH, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सिंपल, पर्टिकुलर में बात कर रहा हूं, एक वॉल्यूम मैंने लिया है, एक आयतन मैंने लिया है, उस आयतन के अंदर जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है उसे आप बोलोगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्लियर हुआ? फिर आगे देखो, अगर हम बात करें कि इसको किसके अंदर हम प्रेजेंट करते हैं या किसके अंदर इसको एक्सप्रेस्ड हम करते हैं, तो इसका जो यूनिट है, यूनिट आपसे पूछा जाता है, कई बार जेट ICR में पूछा गया है, तो या तो आप बोलो कि ग्राम पर क्यूबिक, आप बोलोगे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या ग्राम क्यूबिक मीटर, या ग्राम क्यूबिक फीट। इन तीनों में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। 3 यूनिट है, याद रखना, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ग्राम पर क्यूबिक मीटर है और ग्राम पर क्यूबिक फीट है। तीनों के अंदर आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। आगे देखो, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इट चेंजेस अलोंग विद टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी चेंज होती है। क्लियर हुआ? तो अभी हमने बात की है ओनली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसको हिंदी में निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से हम जानते हैं। सेकंड, RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और बाल को इस पर जितने स्टार आप लगाना चाहो लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, ये क्लियर है, फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा फोकस बनाए रखना अगर आपको RH को समझना है। देखो, दिस इज अ कॉमन एंड पॉपुलर एक्सपेरिमेंटल मेथड टू शो द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहली लाइन आपको क्या बता रही है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसको प्रेजेंट करने का सबसे लोकप्रिय जो तरीका है, तो सबसे बढ़िया मेथड है वो आपके RH हैं। आपने देखा होगा जब भी हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, या आप जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में सर्च करना क्लास आपके फिनिश होने के बाद IMD वेदर फोरकास्टिंग, उसके अंदर आप देखोगे वो टेम्परेचर बताता है और RH करके एक आपको बताता है, वो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही बताता है। क्लियर हुआ? आगे देखो, अब होती क्या है इसको समझो। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे जो हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, जो हमने पहले पढ़ा है, उसका रेशियो टू द highest possible absolute humidity at the definite temperature is known as relative humidity। उस टेम्परेचर में भाई देखो, पर्टिकुलर कोई हाईएस्ट टेम्परेचर में उस टेम्परेचर के द्वारा मतलब एक तरीके से कितना ह्यूमिड या कितना वाटर वेपर उसके अंदर आ सकता है, कितना ग्रहण कर सकता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता, उसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। और जहां पर भी आप ह्यूमिडिटी की बात करोगे एग्रीकल्चर के अंदर इसी को यूज में लिया जाता है। तो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आगे देखो, इट्स यूनिट परसेंटेज एंड इट द एक्सप्रेस्ड एज अ फॉलो। परसेंटेज में देखा होगा आपने, आपका मोबाइल आप ओपन करना, IMD कोटा IMD जयपुर आप डाल के देखो, एक टेबल आएगी, टेम्परेचर बताएगा और RH करके आपको बताएगा, उसके अंदर लिखा होगा कि यार 60% है, आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है, ऐसा लिखा होगा। भाई सबसे ज्यादा जो ह्यूमिडिटी होती है, अभी अगर मैं बात करूं तो ये मानसून वाला सीजन है। मानसून वाले सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, आपने देखा होगा चिपचिपा 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 होता है क्योंकि वायुमंडल में वाटर वेपर है। घरों में भी आपने देखा होगा कि जब हम कूलर चलाते हैं मानसून के टाइम पे, बारिश वाले टाइम पे, और अगर कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है तो आप देखोगे कि आपके कमरे में चिपचिपाहट होगी। क्यों?
क्योंकि पहले से कमरे में ह्यूमिडिटी है और आपने और पानी की बूंदे कूलर की मदद से आप छोड़ रहे हो कमरे में, तो चिपचिपाहट तो होगी ना। अगर वो चिपचिपाहट आप खत्म करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी की मोटर आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी पानी की बूंदे आपके रूम में हैं। इसीलिए मानसून में आप वाटर ना भरे कूलर के अंदर, ठीक है। कूलर ऐसे ही नॉर्मल आप चलाए, इससे क्या होगा, आपकी ह्यूमिडिटी कम होगी और थोड़ा अच्छा फील आपको होगा, चिपचिपाहट आपको फील नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जो ह्यूमिडिटी होती है मानसून में होती है ना, 100% हो जाती है सेचुरेटेड, अगर फुल हो गई तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है परसेंटेज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है अपॉन अमाउंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल ह्यूमिडिटी इन एयर। भाई साहब इतनी ह्यूमिडिटी है एक्स, बट इतनी कैपेसिटी है इसकी, इस हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, पर्टिकुलर है ना वो, और मल्टीप्लाई आप क्या कर दो, 100 कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, RH आपका निकल जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। या एक और फॉर्मूला है, एक्चुअल वेपर प्रेजेंट प्रेशर अपॉन सेचुरेटेड प्रेशर और मल्टीप्लाई 100 आप कर दो, तब भी आपका निकल जाएगा। आप आगे पढ़ोगे 11th में ऐसा कोई कैलकुलेशन आपके नहीं दे रखा है, बट फॉर्मूला और जस्ट यूनिट आप इनका याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात कर रहे हैं यहाँ पर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन वेदर साइंस। वेदर साइंस के अंदर अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ पा रहे हो। और वाकई में अगर समझ में आ रहा है ना, तो भाई जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखिए, और लाइक शेयर कमेंट करना ही करना है, अन्यथा आपको आपकी उसकी कसम है, याद रखना, ठीक है। तो आगे देखो, बात कर रहे हैं अगला, इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन अ वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है, मौसम विभाग आपको बताता ना पहले कि आगे आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश है ना, तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, इतनी परसेंटेज बारिश होगी, इतने चांसेस हैं, इतनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक अलग ही रोल है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मानसून इज डिटरमाइंड बाय डिटरमाइनिंग इट्स क्वालिटी, और इसकी क्वालिटी को देखते हुए ही वेदर जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। आगे देखो, at a definite temperature the highest possible humidity of air has an opposite relative with absolute humidity। बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट होगा absolute humidity के। too much और too less, या तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी या बहुत कम ह्यूमिडिटी, then normal is harmful to human life। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तब भी ह्यूमन लाइफ के लिए सही नहीं है, बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है तब भी ह्यूमन लाइफ के लिए सही नहीं है। ह्यूमन लाइफ तो आप छोड़ो, यहाँ तक इवन प्लांट के लिए भी सही नहीं है। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा प्लांट के अंदर, डिजीज आएगी ज्यादा, फंगस वाले रोग लगेंगे, ठीक है। बहुत कम है तब भी सही नहीं है, पानी बहुत जल्दी उड़ेगा प्लांट में से, तो कई सारी चीजें होती है, आगे हम बहुत डीप में देखने वाले हैं। बस इतना कमेंट करके मुझे बता देना, जो भी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो, मतलब हम एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। अगर ये सही है तो मजा है, फिर समझते रहो, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अफेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन क्रॉप। फसलों पर ह्यूमिडिटी का क्या अफेक्ट होता है, आओ देखो। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डायरेक्टली अफेक्ट द इवापोरेशन evapotranspiration in the plant and indirectly affect photosynthesis, pollination, uptaking of nutrient, translocation, outbreak of insect disease, and ultimately economic crop yield is affected by relative humidity। बालक ये कोई प्लांट है आपका, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो इस प्लांट को कैसे अफेक्ट करने वाली है। तो जैसा मैंने बताया, मान लो यहाँ ह्यूमिडिटी हो गई 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो पॉलन है ना वो चिपक जाएंगे, भाई चिपचिपाहट होगी ना यार, है कि नहीं है।
बहुत कम ह्यूमिडिटी है, मान लो आपके 25% ह्यूमिडिटी है, तो जल की हानि जल्दी जल्दी होगी, आपकी इवाट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है 90% है, तो आपके जो इंसेक्ट हैं डिजीज हैं, ये ज्यादा तरीके से आक्रमण करेंगे, क्योंकि इनको नम मौसम चाहिए। वेदर अभी देखो ना, बारिश वाले मौसम में फफूंद जनित बहुत बीमारियां लगती है सभी फसलों के अंदर, इसीलिए फंगीसाइड का स्प्रे ज्यादा लिया जाता है। बाविस्टिन वगैरह हो गया है ना, आपके किप्टान हो गया है, थायरम हो गया है, जिनेब हो गया है, ऐसे साफ के नाम से आता है, देखा होगा आप लोगों ने, तो इसलिए ट्रीट करके डाला जाता है। रीजन, क्योंकि वेदर जो ये मानसून है इसमें ज्यादा आक्रमण होता है सभी का, रोग हो, इंसेक्ट हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सबका याद रखना। रीजन समझ गए क्यों होता है। फिर पहला हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इवाट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है। तो देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अफेक्ट इवाट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट इन ड्राई रीजन इवाट्रांसपिरेशन इज हाई ड्यू टू लैक ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसा मैंने बोला कि मान लो अगर ड्राई रीजन है, ड्राई मतलब जहां पानी नहीं है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी वहां पे क्या होगी, बोलो, कम होगी। तो यहाँ पर पानी का हास्य ज्यादा होगा ना, फटाफट इवाट्रांसपिरेशन होगा, वाष्प जल्दी जल्दी बनेगी, पानी उड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, लेक ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कमी से इवाट्रांसपिरेशन हाई हो रहा है, पानी का नुकसान ज्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी पानी उड़ता जा रहा है हमारे पत्तियों से, ठीक है। तो ये हमने इवाट्रांसपिरेशन के अंदर देखा। फिर लीफ ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करेगा, देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो टर्गर प्रेशर ऑफ सेल बिकम हाई, तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, सेल्स डिवीजन अच्छा होगा और एरिया बढ़ेगा। द साइज ऑफ सेल इंक्रीज एंड द लॉस ऑफ वाटर, और पानी का लॉस होगा जल्दी जल्दी बाय इवाट्रांसपिरेशन इज लो। सो द साइज ऑफ लीव ऑफ द ह्यूमिड रीजन इज ग्रेटर देन दोज ऑफ एरिड रीजन। बाल को देखा होगा आपने, जहां पर ज्यादा ह्यूमिड है वहां पे पेड़ पौधों की पत्तियां बड़ी बड़ी होती है, आपने देखा होगा, ऐसे ही पेड़ पौधे लगेंगे। और जो ड्राई रीजन है वहां पर जो वनस्पति उगती है उनकी पत्तियां छोटी छोटी होती है। रीजन समझ गए ना क्यों होती है। जैसे ड्राई में आप जानते हो कि बेर हमारे उगता है, बेर, जिजीफस जुजुबे, जिजीफस मोर्थियाना, ड्राई रीजन का फ्रूट है। पत्तियां देखो कैसी होती है, छोटी छोटी होती है। और जो हमारे ह्यूमिड में उगता है उनकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती है। समझ पा रहे हो आप लोग। जैसे मान लो केले की बात कर लेते हैं, बनाना, पत्तियां कितनी बड़ी है, क्योंकि वो तो ह्यूमिड में होता है ना पूरा का पूरा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो लीफ ग्रोथ ज्यादा होगी। फोटोसिंथेसिस को भी अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस इन ह्यूमिड रीजन, अगर ह्यूमिड रीजन है और वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, द लॉस ऑफ वाटर बाय इवाट्रांसपिरेशन इज हाई। भाई अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपके इवाट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्लियर है, बस इसको याद रखें, ठीक है। इज अ लैक ऑफ वाटर इन द प्लांट, पानी की कमी से। अगला पॉलिनेशन को अफेक्ट करेगा, ये तो मैंने बता ही दिया बार बार आपको। भाई पोलन चिपक जाएंगे अगर, जैसे मान लो चिपचिपाहट होती है ना यार ह्यूमिडिटी ज्यादा होते ही, वही चीज पोलन क्या है, डस्ट के जैसे होते हैं छोटे छोटे कण, कैसे उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, वो फीमेल के पास कैसे जाएंगे, समझ रहे हो ना, चिपक जाएंगे वो। इसीलिए ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो सही नहीं है पॉलिनेशन के लिए, कम है तब भी सही नहीं है। ये क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। इफ सॉइल मॉइस्चर इज इनफ, सॉइल मॉइस्चर इनफ है, काफी है, द एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज द पॉलिनेशन एंड सीड सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, सीड सेटिंग ऑफ wheat is high 60% relative humidity as compared to 80% relative humidity। wheat के अंदर जो फ्रूट, एक तरीके से फ्लावर जो सेट होता है, फ्रूट जो सेट होता है, सॉरी फ्रूट, वो 60% पे ज्यादा होता है, जबकि 80 पे कम होता है। रीजन क्या होता है, पोलन चिपक जाते हैं। When relative humidity is higher in the atmospheric, dispersal of pollen is low। तो पोलन एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएंगे ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, चिपक जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। अगला आता है अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अपटेक और ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि ऐसे समझो, ये कोई प्लांट है बालक, और ये देख जड़े, ये कोई न्यूट्रिएंट है, इस न्यूट्रिएंट को जड़ों के द्वारा लेना, ये अपटेक हो गया आपका। ये क्या हो गया, अरे अपटेक हो गया। अब ये आगे आगे पौधे में जा रहा है, पत्तियों में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये ट्रांसलोकेशन हो गया। क्लियर हुआ।
अब देखो क्या इफेक्ट होगा। मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज evapotranspiration which affect the uptake of nutrient। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है, सॉरी मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो ये डिक्रीज करेगी evapotranspiration को, मतलब एक तरीके से वाष्पन नहीं होगा पौधे से, ठीक है। विच अफेक्ट द अपटेक ऑफ न्यूट्रेंट। जब अब एक समझो बात, समझो मेरी बात को, पानी का आश्रय नहीं हो रहा है तो फिर अपटेक क्यों करेगा पौधा? समझ गए पिक्चर? आगे देखो, अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को पीछे लेके देख लेना, बहुत सिंपल लाइन में आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखो, पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंस ज्यादा होंगे, बता दिया अभी मैंने आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज देयर आउटब्रेक, बहुत ज्यादा बीमारियां फैलेगी। ड्यू टू मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना, सक्सेलेंस ऑफ प्लांट इंक्रीज एंड द जर्मिनेशन ऑफ फंगस स्पोर आल्सो इंक्रीज। फंगस का अटैक ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल द इन्फेस्टेशन लेवल ऑफ ब्लाइट एफिड एसिड, इनका इन्फेस्टेशन लेवल ज्यादा होगा। जहां पत्ती पे 4 है ना, वहां पे 10 दिखेंगे आपको, 50 दिखेंगे, इतना तेजी से फैलेगा। समझ गए? आगे देखो, इल्ड की बात करेंगे, इल्ड को भी अफेक्ट करेगा भाई। इन सबको जब अफेक्ट कर रहा है तो इल्ड को तो करने ही वाला है ना। नीदर excessive nor very low relative humidity is a favorable for the growth of plant। humidity is negatively, है ना, correlated with the production of crop। high humidity reduce pollination and enhance the innovation of disease and pest। क्लियर है? आगे देखो, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लिया 11th एग्रीकल्चर में, मतलब 11th में एग्रीकल्चर लिया है, एग्रीकल्चर में ही करियर बनाना चाहते हो। दिक्कत ये है एग्रीकल्चर के आपको नोट्स नहीं मिल रहे, कोर्स नहीं मिल रहा है, कई सारे बच्चों को दिक्कत है, तो आप आज ही कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। वहां पर आपको 11th एग्रीकल्चर के नोट्स भी मिलेंगे, पूरा कोर्स भी मिलेगा, जिसके अंदर पूरे 20 चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं। जो स्टूडेंट ओनली नोट्स लेना चाहते हैं उनके लिए 299 के अंदर आपको 20 चैप्टर के नोट्स दिए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट चाहता है कि यार मेरे को कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाए 20 चैप्टर, जिसमें सर आप ऐसे ही हमें पढ़ा रहे हो, उसकी प्राइस है 4999। बट चिंता मत करो, अभी ऑफर में आप लोगों को मात्र 999 में दिया जा रहा है। तो देरी किस बात की? डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। और मैं कह रहा हूं देरी मत करो, जैसे ही देखना स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। अभी मौका है, ले लो, देरी किस बात की? सिर्फ 999 में दिया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम 20 चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं विद फोटोज, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, नोट्स भी साथ में मिल रहे हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए ये वाला है। देरी किस बात की? डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7665686175 पे, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल आप मुझे कर सकते हो। अब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का ही एक टॉपिक आता है आपके, ठीक है। अभी हमारा वही चल रहा है, एलिमेंट ही चल रहा है, तीसरे नंबर का एलिमेंट अभी हम स्टडी कर रहे हैं। बट एक टॉपिक आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ये देखा भी होगा आपने, व्हाट इज कंडेंसेशन, क्वेश्चन आता भी है, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, आई थिंक 8, 9, 10th में पढ़ा होगा ये आपने। समझते हैं, देखो इधर क्या है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर, ये वाटर वेपर है, गैस फॉर्म में है, किस में है? ये गैस में है। ये क्या है बालक? गैस में है, ठीक है। इनटू वाटर लिक्विड स्टेट इज नॉन एज कंडेंसेशन। अगर ये पानी की बूंदे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को ही हमने क्या बोला है? इसको ही हमने कंडेंसेशन बोला है। क्लियर हुआ? जैसे आप एक एग्जांपल, चलो बता ही देता हूं कंडेंसेशन क्या है। ये पानी की बोतल आप देख पा रहे हो, अब इस पानी की बोतल पे ये देखो, ये पानी की बूंदे जो हैं ये कहां से आई? ये पानी कहां से आया? क्वेश्चन सोचने वाला है। कई बार हम देखते हैं कि यार ये पानी अंदर से तो बाहर आ नहीं सकता, प्लास्टिक की बोतल है, ढक्कन लगा हुआ है, तो आया कहां से? तो होता क्या है, जैसा कि अभी मैं बता रहा हूं, वायुमंडल में आसपास क्या है? ह्यूमिडिटी है, मतलब छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं, और जहां उसको ठंडी सरफेस, टेम्परेचर डाउन मिलता है, वहां जाके वो चिपक जाती है, जम जाती है, इस तरीके से। यही कंडेंसेशन हुआ है अभी यहाँ पे। जो वाटर वेपर था इस रूम के अंदर, वो यहाँ इस बोतल पे आसपास आ गया, ये देखो, ये कंडेंसेशन हुआ है, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हुई है वाटर के अंदर, ये देखो, ये वाटर में कन्वर्ट हो गई है डायरेक्ट, देख पा रहे हो ना आप लोग। चलो इस वाटर को हम पी भी लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो समझ गए ना पानी कहां से आता है, बाहर वाला। चलो आगे देखते हैं। और दिस इज दैट फेज ऑफ वाटर ट्रांसफॉर्मेशन which is contrary to the evaporation process. Condensation depend on the relative humidity of air. When the relative humidity is high 100% in air, it is called saturated air. अभी इस बोतल के आसपास अगर आप देख रहे हो तो सैचुरेटेड हो गया पूरा का पूरा। अगर वायुमंडल में बारिश हो रही है तो उस दिन तो सीधी सी बात है 100% ह्यूमिडिटी है। उस दिन जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, और जो एयर के अंदर जो है पानी में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट, वो आपके 100% सैचुरेटेड, एक तरीके से कंडेंसेशन वहां पे हो रहा है। समझ गए? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कंडेंसेशन। आगे बढ़ेंगे। अब यहीं पे अलग अलग टाइप आते हैं इसके। जैसे आता है ड्यू। व्हाट इज ड्यू? वो माउंटेन ड्यू की मैं बात नहीं कर रहा, पीने वाली ड्यू की। ये ड्यू अलग है, ऑस है। देखो ड्यू, ऐसे कई सारे टर्म आते हैं, बच्चे कंफ्यूज पूरे जीवन भर का मतलब समझ रहे हो ना, कि अभी तुम 11th में हो, कल को 12th में जाओगे, ग्रेजुएट होगे, शादी ब्याह करोगे, बाल बच्चे पैदा करोगे, उसके बाद नौकरी वगैरह करोगे, आपके बच्चे होंगे, तब भी जीवन भर कंफ्यूज में रहते हैं अधिकतर बच्चे कि यार ड्यू, फ्रोस्ट, मिस्ट, इनमें क्या डिफरेंस होता है, समझ नहीं पाते। बट अगर आज आपने क्लास देख लेना, मैं बोल रहा हूँ आप ही समझ जाओगे, आगे आने वाली जनरेशन ऑटोमेटिक बढ़िया तरीके से समझेगी। ठीक है, तो देखो ड्यू की हम बात कर रहे हैं। ड्यू to the direct condensation of water vapor present in the atmosphere near the surface, mainly due to the cooling of earth, due to heat loss by radiation during the night. The accumulation of droplet of water on the cooled surface is called dew. समझे सर? ये तो डेफिनेशन पढ़ी है आपने। समझ मेरे प्यारे बालक, इधर ये अर्थ सरफेस और ये वाटर की ड्रॉपलेट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब होता क्या है, दिन में तो सूरज है, बट नाइट को जब सूरज नहीं है, सन नहीं है, उस केस में ये ड्रॉपलेट अर्थ सरफेस पे यहाँ पर जो ठंडा एरिया है, ठीक है, यहाँ आके वाटर बूंदों के रूप में से चिपक जाता है और इसी को हम बोलते हैं ड्यू। आओ देखो इधर एग्जाम्पल में फोटो, ये ओस है ना, सर्दियों में देखा होगा ड्यू। समझ गए? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बाय यूजिंग द ह्यूमिडिटी का यूज करके the field is planted after plowing in the morning before sunrise by which moisture is preserved. अगर आपने सूरज उगने से पहले पाटा लगा दिया ना जमीन में, तो आपने मॉइस्चर को प्रिजर्व कर लिया, बचा के रखा आपकी जमीन में। मस्टर्ड क्रॉप एंड ग्राम क्रॉप आर सक्सेसफुली ऑब्टेन इन दोज रबी एरियाज विच एक्सपीरियंस मोर ड्यू। अगर ज्यादा ओस गिर रही है और मस्टर्ड की खेती की है, सरसों की ब्रेसिका जुन्सिया और ग्राम साइसर एरेटिनम, तो सोने पे सुहागा है, बढ़िया फसल होगी वो आपके रबी में। ठीक है, अगला टर्म आता है फोग। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ड्यू क्या है, फोग क्या है? तो ड्यू तो आपने समझ लिया, अब बात कर रहे हैं फोग। इन द नियर बाय एरियाज ऑफ द सरफेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर फुल ऑफ वाटर वेपर, जब टेम्परेचर में वायुमंडल में फुल वाटर वेपर है, reaches the dew point, then the air become cooler। जब हवा ठंडी होती है, as a result, जब हवा ठंडी हुई इसमें, तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिला? the water vapor surround the dust particle present in the atmosphere in the form of small droplet of water। छोटी 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 बूंदों के रूप में ऐसे 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 वायुमंडल में फैल जाता है, और यही फोग है। विंटर में देखा होगा, नहीं देखा तो फोटो में समझा दूंगा। द ड्रॉपलेट आर लाइटर ड्यू टू देयर लो वेट, बहुत कम वजन की वजह से हवा में ही निलंबित रहती है। रिमेन इन द स्टेट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन निलंबन है ना, सस्पेंशन की फॉर्म में, इन द एयर एंड अपेयर एज द क्लाउड और स्मोक। दिस फॉर्म इज, है ना, कंपेक्शन इज कॉल्ड फोग, और इसी को फोग के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि बालक इधर देखो, ये फोग है। फोग देख पा रहे हो आप? अब होगा क्या फोग के अंदर, आगे देखो।
Fog can also beneficial in providing moisture for a natural vegetation and crop, but its presence for a longer time is harmful except for tea coffee plantation. भाई देखिए होता क्या है, जैसे जैसे सूरज आया ना वैसे वैसे फोग गायब हो जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये फोग रही तो हमारे जो टी के बागान है, कॉफी के बागान है, इनके लिए नुकसानदायक है। वैसे सूरज के साथ ये हट जाता है। ड्यू टू फॉग क्रॉप do not get enough sunlight if photosynthesis does not take place. photosynthesis नहीं होगा अगर fog होगा तो the plant are unable to make food and they become yellow. फूड नहीं बना पाएंगे, भोजन नहीं बना पाएंगे और पौधे पीले पड़ेंगे। समझ गए? सिंपल भाषा है। फिर एक आता है मिस्ट। मैंने बोला था ना कई टर्मिनोलॉजी आती है, ड्यू आता है, फोग आता है, मिस्ट आता है, फ्रोस्ट आता है। सर है क्या डिफरेंस? वही तो समझ रहे हैं। तो बालक मिस्ट इट लेस डेंस देन फॉग, इस फोग से कम डेंस है, बहुत कम दूर दूर पार्टिकल है इसमें। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द विजिबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर containing water droplet is more than 1 kilometer then it is called mist or damp haze. अगर तुम्हें 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर का दिख रहा है फोग के अंदर भी, तो फोग नहीं होके क्या होगा? मिस्ट होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो वो आपका फोग होगा। क्लियर? आगे देखो, आगे देखो बालक, आगे ये ऐसा। अब देखो यहाँ 1 किलोमीटर में यहाँ खड़ा हूं, ये पहाड़ 1 किलोमीटर के आगे है और ये दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो यही है मिस्ट। इट डिसअपियर अलोंग विद द राइजिंग ऑफ द सन। जैसे जैसे सूरज आएगा वैसे वैसे ये गायब हो जाएगा। फोग गायब नहीं होता इतनी आसानी से। फिर एक कहता है स्मॉग। सर ये कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है बालक? स्मॉग देख, इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक वो वाला स्मोक, धुआं वाला, ठीक है, गाड़ियों का धुआं हो सकता है, कोई आग लगा रहा है उसका धुआं हो सकता है। और इधर हमारे फोग भी मिक्स हो गया। विजिबल इन अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज, इनमें आपको देखने को मिलता है। इट इज इनफैक्ट अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। ये एक तरीके का एयर पोल्यूशन है। गुड़गांव दिल्ली वगैरह में आप जाओ, गाड़ियां चल रही है, इनका धुआं निकल रहा है, फोग भी, ये सब मिक्स हो गया और ऐसा ऐसा धुंधला धुंधला बन जाता है, दिखता ही नहीं है कुछ। तो ये नुकसानदायक होता है और एक तरीके का बालक क्या है? पॉल्यूशन। फिर एक आता है फ्रोस्ट। सर फिर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा बालक। देख फ्रोस्ट क्या होता है। Sometimes the temperature of the grass leaf on the surface is less than 0 degree Celsius. अगर सरफेस का टेम्परेचर सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस चला गया है, तो in such a situation, instead of evaporation through the process of sublimation in place of dew drop, water turn into a small particle of ice which is known as frost. भाई जो पानी की बूंदे आई ना, अब इसका सरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री चला गया, 0 डिग्री पे तो जम जाता है, तो पानी की बूंदे क्या है? एज अ बर्फ, आइस के रूप में जम जाती हैं और यही आपके फ्रोस्ट कहलाता है। क्लियर हुआ? इन विंटर व्हेन cold wind blow before noon and stop after evening, the sky is clear, there is quiet and long night, and when temperature goes below the freezing point, नाइट को फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमने वाला बिंदु, उससे नीचे जाता है तो जमेगा पानी। Such conditions are appropriate for snowfall. Frost is always harmful for vegetation. हमेशा पौधों के लिए नुकसानदायक होगा फ्रोस्ट। Due to frost, the liquid between the cell freezes and the cell become dehydrated. Plasma of the cell freeze due to it. इसके अंदर क्या होगा भाई? सेल वगैरह जम जाएगी, कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो पीला पड़ेगा पौधा, मर गया सब कुछ अंदर इसकी वजह से। तो ये नुकसानदायक है। आगे देख बालक। In the northern and northwestern India, is probability of frost from the end of December to the end of January is high. दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उस समय टेम्परेचर काफी डाउन जाता है और कंडीशन हो जाती है फ्रोस्ट की, जो पौधों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। मोस्ट ऑफ द रबी क्रॉप आर द इन द स्टेट फॉलोइंग बडिंग ड्यूरिंग द टाइम आर अफेक्टेड बाय द फ्रोस्ट। क्रॉप ऑफ केस्टर, अरंडी, टोबैको, कुमिन, कॉटन, फनल, ये सब जो है अफेक्ट होती है, कंपैरेटिवली मोर अफेक्टेड बाय फ्रोस्ट। मेजर टू अवॉइड फ्रोस्ट, कैसे फ्रोस्ट को हम दूर कर सकते हैं? दूर करने के तरीके, तो फ्रोस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज आप लगाओ इन फ्रोस्ट प्रोन एरियाज। सोविंग ऑफ एंटी फ्रोस्ट क्रॉप कैन हेल्प। या तो ऐसी फसलें लगाओ जो एंटी फ्रोस्ट है ना, जैसे कि व्हीट, बार्ले, सोया लगाओ। इंस्टेड मस्टर्ड, ग्राम एंड टोबैको। सिमिलरली पूसा 212 वेराइटी ऑफ ग्राम, या तो 212 पूसा 212 लगाओ चने की। फ्रोस्ट के प्रति एक तरीके से मतलब रेजिस्टेंट है,
तोड़िया है, तोड़िया बवानी है, और ऐसे पोटैटो की कुफरी, कुफरी देव है, ये आप लगाओ, एंटी फ्रोस्ट वेराइटीज है, कैन बी अडॉप्टेड। फिर बाय लाइट इरिगेशन, आप थोड़ा थोड़ा इरिगेशन कर दो, इससे भी 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे आपकी बर्फ पिघल जाएगी, ठीक है। On the days of frost snowfall, the temperature can be increased from 0.5 degree Celsius to 2 degree Celsius. By the light irrigation, the adverse effect of frost can also avoided by the maintaining enough moisture in the field. तो ये कर सकते हो। अगला बाय स्मोक, धुआं कर सकते हो, है ना। गैदरिंग वेस्ट ग्रास वगैरह है, जो कूड़ा करकट है आसपास, खेत के आसपास जला दो, धुआं होगा, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा 1-2 डिग्री सेल्सियस और आपकी बर्फ पिघलेगी। इस तरीके से धुआं 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 धुआं, ठीक है। फिर स्प्रेइंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे आप कर दो, इससे क्या होता है, बर्फ पिघलती है। इन पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस ऑफ फ्रोस्ट, स्प्रेइंग सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ क्रॉप लाइक मस्टर्ड, wheat, cumin, peas, मटर not only save them from frost but also increase disease resistant by increasing sulfur and iron element in the crop. दो काम कर रही है, तो फ्रोस्ट को हटा रही है और इंक्रीज कर रही है, रेजिस्टेंट बना रही है क्रॉप को, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे कर सकते हो। शेडिंग कर सकते हो। आपको कोई सर पूरे खेत में कैसे शेडिंग करे, हाँ तो भाई जो नर्सरी वगैरह में जो छोटे पौधे होते हैं ना, वहां तो कर ही सकते हो आप। स्मॉल प्लांट, स्पेशली नर्सरी प्लांट, न्यू एंड स्मॉल फ्रूटिंग, है ना, प्लांट सोड ड्यूरिंग द रेनी सीजन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्रोस्ट बाय शेडिंग विद स्लाइट, है ना, सिल्ट और पॉलीथीन। पॉली हाउस वगैरह के अंदर आप देखते हो तो इस तरीके से छोटे लीफी वगैरह है उनको। बाय एडजस्टिंग सॉविंग टाइम, या सॉविंग टाइम आप ऐसे एडजस्ट करो कि आपके दिसंबर जनवरी का थोड़ा टाइम आपका टल जाए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाला, तब भी आप फ्रोस्ट से बच सकते हो। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस क्रॉप कैन बी सेव्ड फ्रॉम द फ्रोस्ट बाय सोविंग देम इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। आप अक्टूबर में जल्दी आप सोविंग करो, एटमॉस्फेरिक फेवरेबल टू टेम्परेचर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इसका आपको पार्ट 4 चाहिए तो पार्ट 4 जरूर कमेंट करें, और आज ही कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करें। मैं बोल रहा हूँ, घूम जाओ सब जगह पे, इतना बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। और मात्र 999 में, तो भाई देरी किस बात की, सोने पे सुहागा है। अभी डाउनलोड करो, अभी परचेस करो। आगे पूरे साल भर इस कोर्स को हम पढ़ेंगे, जो आगे आपके कंपटीशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।